चलो शुरू करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर। एक्चुअल में इस चैप्टर में हमको वेक्टर के कुछ कंसेप्ट वापस रिवाइज करना पड़ते हैं और लास्ट चैप्टर में हमने किया था मोशन इन प्लेन में, है ना। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। एकदम शॉर्ट में हम लोग देखते हैं उसको ही, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग और डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वहाँ से, है ना। तो हम लोग देखते हैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट बोल दो क्या है, फटाफट बोलते चलो, 5 मिनट में करते रिवाइज। अगर दो वेक्टर है ए और बी, उसके बीच में डॉट लगा है, ये मल्टीप्लाई नहीं रहता है ना, डॉट रहता है ये, तो ये क्या हो जाता है ये, हाँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। इसमें थीटा याद रखो कि ए और बी के बीच का एंगल रहेगा कभी भी। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी क्या रहेगा, ए बी कॉस थीटा। और अगर हमको ए दिया है हमको x1i प्लस y1j प्लस z1k और b दिया है हमको x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर रहता है, कभी भी वेक्टर नहीं रहता इसमें, ठीक है। और इसमें अगर i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, ये क्यों 1 रहता है हमको मालूम है ना, क्योंकि i cos 0 1 रहता है, इसलिए 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 होता चला जाएगा। लेकिन i डॉट j अगर लिए हमने तो ये 0 हो जाएगा, j डॉट k लिए अगर हमने तो ये भी 0 हो जाएगा, k डॉट i लिए तो ये भी 0 हो जाएगा। ये इसलिए कि i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, तो i इंटू जे इंटू कॉस 90 ये 0 हो जाएगा, इसलिए 0 रहेगा पूरा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में अभी भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स ओपन करने में ए क्रॉस बी क्या रहेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा अगेन दोनों के बीच का एंगल है। और अगर वेक्टर ए हमको दिया है x1i प्लस y1j प्लस z1k और बी वेक्टर हमको दिया है x2i प्लस y2j प्लस z2k ऐसे दिया है, तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपांशन हो जाएगा a क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के। पहले ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे x1 y1 z1, फिर उसके बाद में बी वेक्टर के लिखे जाएंगे x2 y2 z2 और इसका एक्सपांशन क्या होगा, पहला रो पहली कॉलम जाएगी, ये जो बचेगा तो पहले इसमें क्या लेना पड़ेगा, y1 z2 माइनस y2 z1 i हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट माइनस रहता है, ये गया x1 z2 माइनस x2 z1 ये j हो जाएगा, तीसरा ब्रैकेट प्लस रहता है, ये गया तो x1 y2 माइनस x2 y1 k ऐसे हो जाएगा। तो इसका ओपनिंग हो जाएगा a क्रॉस b का, ठीक है। तो इसको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर यूनिट प्रोडक्ट आया तो i क्रॉस i 1 i क्रॉस i क्या रहेगा, 0 रहेगा। वैसे j क्रॉस j क्या रहेगा, 0, दोनों के बीच का एंगल 0 है, i और i के बीच का, इसलिए साइन 0 0 रहेगा। k क्रॉस k क्या रहेगा, 0 रहेगा। और i j k के लिए डायग्राम निकालते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाते हैं हम लोग तो क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, i क्रॉस j हो जाएगा k, j क्रॉस k हो जाएगा i और k क्रॉस i हो जाएगा j। उल्टा अगर किए j क्रॉस i अगर किए तो माइनस k होगा, k क्रॉस j अगर किए माइनस i होगा और i क्रॉस k किए तो माइनस j होगा। इसको याद रखो, बहुत बार लगने वाला ये है ना। ये हो गया, डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं वर्क। साइडिंग दे दो वर्क।
बेसिकली वर्क का डेफिनेशन हमने क्या देखा है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो यहाँ हमको बोलना पड़ेगा एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट है ये। वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एफ और एस के बीच में एंगल है तो वो एंगल लेना पड़ेगा और उसका कॉस लेना पड़ेगा, और एंगल नहीं है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्पेशल केसेस देखते चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। अगर पहला केस, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना, एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एफ एस कॉस 0 1 रहेगा, एफ इंटू एस हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा केस, अगर एफ इंक्लाइंड दिया है इसे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे एस, तो यहाँ पर इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, ये थीटा लेना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये एफ साइन थीटा जो रहेगा इससे कुछ नहीं होगा, एफ साइन थीटा, तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या एफ एस कॉस थीटा ही होगा वो। अभी देखो यहाँ ध्यान दो, एक दूसरा कंसेप्ट जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है, हमको बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, और फोर्स इधर लगा दिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा दिया। क्या एग्जांपल है, मैंने बता दिया एग्जांपल। एक आदमी सर पे 50 किलो का वजन लेकर चल रहा है, वो वजन का फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वर्क होगा, नहीं होगा, है ना। याद रखो, वर्क कब होगा, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तभी वर्क होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वर्क क्यों, cos 90 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या एग्जांपल दिया, क्वेश्चन आया हुआ है वो बता रहा हूं मैं। तीसरा, फोर्स इधर लग रहा है, उल्टा बताओ, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगेन इधर ही हो रहा है ऐसे। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो f cos 180 इंटू एस ऐसे हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, -f इंटू एस हो जाएगा। तो देखो यहाँ तीन चीजों में क्या कंक्लूजन निकला, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन निगेटिव रहेगा कभी भी। एग्जांपल इसका फ्रिक्शन, है ना। एक बॉडी मूव हो रही है, कोई फोर्स नहीं लगा है उस पर, फिर पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन। अब हम सोचेंगे फोर्स नहीं लगा है, वर्क डन कहां से होगा, फ्रिक्शन है ना उसको रोकने वाला अपोजिट डायरेक्शन में, तो F इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा वहां पर। और आर क्या रहता है, नॉर्मल रिएक्शन, W के बराबर हो जाएगा अगर प्लेन सरफेस है तो R आ जाएगा, म्यू दिया रहेगा वहां पर, F आ जाएगा, और S जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वहां से वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन केस हो गए इसके। यूनिट पर आ जाओ, वर्क डन, वर्क जो है मैंने अभी बताया ये स्केलर है, स्केलर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं, जूल। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहां तक तो बोलो। आ जाओ एफएस डायग्राम के ऊपर। एफ एस डायग्राम, एफ एस डायग्राम मतलब क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, है ना। कल मैंने क्या बताया था इसके बारे में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। हाँ, जो भी डायग्राम रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी मिलेगी वही उसके एरिया से मिलेगी। तो पहले एफ कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट है तो डायग्राम कैसे आएगा, देखो ऐसे आ जाएगा डायग्राम, एफ एस। तो इसका एरिया क्या मिल जाएगा, फिर इसके अंडर में जो एरिया आएगा ये मिल जाएगा अपने को, ये एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एरिया इज इक्वल टू एफ इंटू एस इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एफ एस डायग्राम वर्क डन रहेगा। दूसरा केस क्या बोलेंगे उसको, एफ नॉट कांस्टेंट, एफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऐसा बोलो उसको। इसमें दो केस है नॉट कांस्टेंट में, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग का केस कैसे रहेगा, एफ ऐसे रहेगा। ये एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एफ एस। तो इसके अंडर में जो एरिया हो जाएगा ये क्या रहेगा, हाँ यहाँ फोर्स 0 है, यहाँ पर फोर्स एफ है, तो वहाँ पर एवरेज फोर्स लेना पड़ता है अपने को, है ना, 0 प्लस एफ बाय 2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका ट्रायंगल है ये, वो जो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, हाँ W इज इक्वल टू हाफ, बेस है इसका S और हाइट है F। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा केस है वेरिएबल फोर्स। वो केस कैसे रहेगा, पीछे वालों को दिख रहा है क्या, ऐसे कुछ रहेगा, है ना। इस केस में क्या करेगा, ये जो डायग्राम है इसकी इक्वेशन दे देगा हमको। ये क्या दे देगा, एस या एक्स दे देगा। अगर मैंने बोला यहाँ एक्स बोल दिया है, यहाँ एफ बोल दिया है, तो अपने को क्या बोलेगा, एक्स इज फंक्शन ऑफ एफ, ऐसे बोल देगा, या एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे भी बोल सकता है इसको। दूसरा कैसे बोल सकता है इसको, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स। एफ किस पर डिपेंड है, एक्स पर डिपेंड है। ये x1 हो गया, यहां पर देखो फोर्स क्या है, F1 रहेगा। ये x2 हो गया, ठीक है। इस केस में क्या करना रहेगा, इस केस में इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व आएगा ना। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं, बोलो, इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, x1 से x2 तक f dx। फोर्स जो रहेगा x के फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जांपल फोर्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसे दे दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहां आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, x1 कहां से कहां तक है वो लेना पड़ेगा, x कौन सा है, x2 क्या है वहां पर, वो लेना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हाँ, वर्क डन निगेटिव मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के। फ्रिक्शन बोला ना मैंने, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा और डिस्प्लेसमेंट अलग जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इस पे रखा है फर्शी के ऊपर, उसको ढकेल के छोड़ दिया अपन ने, अभी कोई फोर्स नहीं है, ढकेल के छोड़ दिया तो, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोकेगा, आगे आगे रुक जाएगा वो, बराबर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा उसमें, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। आगे चले, एनर्जी, एनर्जी हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कैपेसिटी टू डू द वर्क, है ना, कैपेसिटी टू डू द वर्क। इसके लिए एनर्जी जो रहेगी कभी भी वर्क के बराबर ही रहेगी। एनर्जी किसके बराबर रहेगी, वर्क के बराबर रहेगी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसको। तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क, इसलिए इसका यूनिट भी क्या रहेगा, इसका यूनिट भी जूल रहेगा या न्यूटन मीटर जो भी है। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, याद रखो, वर्क के बराबर है, वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर रहेगी। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट
एनर्जी की जो यूनिट्स है वो अलग अलग, कितने यूनिट लिखा था मैंने, 4 यूनिट लिख कर दिया था ना अलग अलग। देखो पहली यूनिट रहती है जूल एनर्जी की, ध्यान दो। इसकी दूसरी यूनिट रहती है सीजीएस यूनिट, कभी कभी इसकी पूछता है ना, वो अर्ग रहता है, अर्ग। जैसे जूल मतलब क्या, न्यूटन मीटर है, वैसे ही अर्ग मतलब क्या, डायन सेंटीमीटर रहेगा। वो अर्ग मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा डायन सेंटीमीटर। ये जूल क्या रहता है, न्यूटन मीटर रहता है। तो एक अर्ग मतलब कितना जूल हो जाएगा, 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। 1 न्यूटन मतलब कितना डायन, 10⁻⁵ डायन। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। 1 डायन 10⁻⁵ न्यूटन, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, तो दोनों मिला के 10⁻⁷ जूल हो जाएगा वो। दूसरा यूनिट है जो थर्मल में यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरी। कैलोरी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल रफली। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज में यूज होगा ये, है ना। तीसरा यूनिट जो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते कैसे उसको, ईवी ऐसे लिखते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्शन बहुत ज़्यादा लगता है अपने को आगे, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। और चौथा जो यूनिट है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, दिखने में वैट आ गया, इसमें तो ऐसा लगता है कि पावर का यूनिट है, पावर का नहीं है ये। किलोवाट आवर क्या का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, kWh ऐसे लिखेंगे उसको। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर यूनिट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज होता है ना। हमारे यहाँ जो घर पे मीटर का बिल आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का, वो किलोवाट आवर में रहता है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट यूनिट दे देगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इज दिस यूनिट 120 यूनिट, है ना। तो 120 यूनिट मतलब क्या, 120 किलोवाट आवर रहेगा वो। जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूले में जो आएगा एसआई यूनिट यूज करेंगे हम लोग। एनर्जी के क्लासिफिकेशन जो देखेंगे हम लोग वो 2 तरीके से देखेंगे। एक मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको देखेंगे, और एक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी मतलब क्या, कन्वेंशनल मतलब रेगुलर जो एनर्जी के फॉर्म यूज होते हैं। रेगुलर फॉर्म में क्या क्या यूज होता है हमारा, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, ये सब यूज होता है। और नॉन कन्वेंशनल में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब यूज होता है उसमें, जो नॉन कन्वेंशनल में। लेकिन हमको सिलेबस में 2 है तुम्हारे, कौन सा, मैकेनिकल, दोनों टाइप के मैकेनिकल, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो जहां पर मोशन रहेगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और मोशन मतलब क्या, उसका काउंट होगा, उसकी स्पीड काउंट होगी, नॉट वेलोसिटी, याद रखो, है ना। स्पीड काउंट होगी, वेलोसिटी बोला तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी रहेगी वो क्या रहेगा, के से हम लोग इंडिकेट करेंगे। और इसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। लीनियर मोशन में ये यूज होगा, याद रखो, लीनियर मोशन में। अगर रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो k इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा रोटेशन में। और अगर रोलिंग मोशन है, रोलिंग सिलेबस में से निकाल दिया बोल रहा है, लेकिन रोलिंग का आया था एक बार, तो रोलिंग अगर आया तो दोनों मिला के रोलिंग हो जाएगा। रोलिंग मतलब क्या, रोटेशन, लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। रोलिंग में एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी विच इज इन रोलिंग मोशन, तो उसमें दोनों एनर्जी आएगी, कौन कौन सी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी उसमें।
पोटेंशियल एनर्जी, पहले दोनों एनर्जी देख लेते हैं, फिर उस पर अपन देखें क्वेश्चन जो आते हैं उस पर दिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, जैसा इसमें इसकी वजह मोशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह क्या रहेगी? पोजीशन रहेगी या हाइट रहेगी। ठीक है, इसका रीजन क्या रहेगा? हाइट। तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। इसको हम लोग V से भी इंडिकेट करते हैं, P से भी इंडिकेट करते हैं, जैसा मौका आएगा। V जनरली हम लोग इसके लिए यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। V इज इक्वल टू mgh। इसमें m क्या है? मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इंपॉर्टेंट है इसमें ना। h क्या है? ये हाइट फ्रॉम डेटम, डेटम या रेफरेंस, ग्राउंड लेवल भी हो सकता है ये, या कुछ दिया हुआ भी हो सकता है कि यहां से इतनी हाइट पर उठाया, ऐसा है ना। तो h वो रहेगा। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका एक डेफिनेशन लिखो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है ये। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, पहले कंजर्वेटिव फोर्स समझो। कंजर्वेटिव मतलब क्या? बाकी रहने वाली फोर्स। कंजर्व होना मतलब बाकी रहना, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? वो फोर्स बाकी रहेगी, वेदर वी मेजर इट, वेदर वी यूज इट, वेदर वी नोटिस इट और नॉट। हम लोग उसको महसूस करें नहीं करें, हम लोग उसको यूज करें ना करें, वो फोर्स वहां रहेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक। तो ये जितनी भी फोर्सेस है, इनके अगेंस्ट में अगर वर्क डन हो रहा है मतलब क्या? अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है मतलब क्या? ग्रेविटी कोई भी चीज को नीचे खींच के रखती है। अगर कोई भी चीज को ऊपर उठाना है हमको तो ताकत लगाना पड़ेगी, है ना। तो ये ताकत लगाकर जब हम ऊपर उठा रहे हैं तब जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जब भी रहेगा तो वहां पर क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, स्टोर्ड फॉर्म में। प्लस इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टैटिक फॉर्म में, अगर एनर्जी है कहीं पर किसी भी बॉडी में, अगर स्टैटिक फॉर्म में एनर्जी है, मोशन नहीं है उसमें लेकिन एनर्जी है, तो एनर्जी कौन सी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी पहचान क्या बताया मैंने? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग वहां है, स्प्रिंग के अंदर फोर्स है, उसका स्प्रिंग फोर्स है ना। लेकिन जब हम उसको प्रेस करने जाएंगे तब वो अपोज करेगा अपने, है ना। स्प्रिंग हमने 2 सेंटीमीटर प्रेस किया, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर जो 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है और जो हमने जो फोर्स लगाया, दैट इज व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो वो भी क्या रहेगा? फिर स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। समझ में आया? ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। अगर इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, है ना। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें? एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें। एनर्जी स्टोर हो रही है मतलब किस फॉर्म में हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन कहां पर अट्रैक्टेड रहता है? न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड रहता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है, वहां अट्रैक्टेड है वो। तो अगर उसको दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमने हायर ऑर्बिट में शिफ्ट किया तो क्या हो रहा है? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या है? कंजर्वेटिव है। तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाले तो, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट दिए तो, समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी की याद रखो कि जो भी वर्क डन रहेगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझो। अभी हमने बोला कि वर्क डन है ना। वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इसका इतना ज्यादा हुआ है, लेकिन हमको कौन सा लेना पड़ेगा? अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में जितना वो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया अर्थ सरफेस है ना।
हमने क्या अभी पढ़ा कि अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर इसको हमने डिस्प्लेस किया तो वर्क डन होगा या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब इसको यहां से यहां तक लाया गया, ये हाइट कितनी होगी, h होगी। हाइट कितनी होगी, h होगी। अभी मैंने क्या किया, एक दूसरा पार्टिकल लिया, दूसरी कोई भी बॉडी लिया और उसको यहां से ऐसा घुमा के ले गया और फिर यहां पर लाया इसे। वर्क डन किस में ज्यादा रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, है ना, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं है कि कहां से कहां जा रहे हैं। स्टेट फंक्शन मतलब क्या, पहली स्टेट ये थी, दूसरी स्टेट ये, स्टेट फंक्शन है ना, नॉट पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन नहीं है, किसी भी रास्ते से उस स्टेट तक जाए, है ना, उस कंडीशन, उस पोजीशन तक जाए, ये पोजीशन तक, किसी भी रास्ते, पूरी दुनिया घूम के भी आया अगर और वहीं आके रुका तो भी वर्क डन उतना ही रहेगा, तो भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। समझ में आया। लेकिन ये किसके बारे में है, ये जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तब, है ना। अगर वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहा तो पाथ फंक्शन बन जाएगा। एग्जांपल बताओ। वेरी गुड, फ्रिक्शन, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस और थर्मोडायनेमिक्स के जितने वर्क डन हम लोग पढ़ते हैं सब पाथ फंक्शन रहते हैं ना। एडियाबैटिक फॉलो किया तो ये वर्क डन, अगर वही प्रोसेस चेंज कर दिया, दूसरा पाथ चला गया, आइसोथर्मल फॉलो किया, वर्क डन चेंज, है ना। तो याद रखो कि अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब बाकी नहीं रहने वाली है, हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पाथ फंक्शन रहेगा। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट पाथ फंक्शन, है ना। और ये क्या रहेगा फिर, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। क्वेश्चन इस पर घुमा फिरा के पूछते हैं ना, बहुत घुमा फिरा के पूछता है इसमें। एक बार क्वेश्चन कैसे आया था देखो उसमें, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट किया, है ना, यहां से यहां शिफ्ट किया। क्वेश्चन ये था, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग किस में कम रहेगी, किस में ज्यादा रहेगी, किस में कम रहेगी, किस में ज्यादा रहेगी, दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि ये बोल दिया था, ये क्या था, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, हाँ, इसका एनर्जी लेवल सेम है पूरे सरफेस पे, कहीं पर भी जाओ, इस पे एनर्जी लेवल सेम है कहीं पर भी जाओ पूरे सरफेस पे। तो देखो ये यहाँ से चाहे डायरेक्ट चले जाए, चाहे घूम फिर के जाए, है ना, ये पाथ फंक्शन नहीं रहता, हमको मालूम है, पाथ पे डिपेंड नहीं रहता, ये काय पे डिपेंड रहेगा, स्टेट पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ भी स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है, यहाँ भी स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है, तो दोनों में एनर्जी का जो वेरिएशन रहेगा वो सेम रहेगा। समझ में आ गया अभी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सिंपल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। क्या बोलता है ये, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब ये मोशन चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन रहे, चाहे सर्कुलर मोशन रहे, ये वही आएगा, है ना। अच्छा, वर्क डन के बारे में एक बात और लिख लो। लीनियर मोशन में हमने लिखे वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखे, फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर रोटेशनल मोशन है तो क्या बन जाएगा, ये फोर्स या क्या आ जाता है उसमें, टॉर्क आ जाता है ना, टॉर्क आ जाता है, और इस की जगह पर थीटा आ जाता है। तो याद रखो रोटेशनल मोशन में टाउ इंटू थीटा हो जाता है ये, और थीटा का यूनिट रेडियन है, डायमेंशन में यूज नहीं होता है रेडियन, है ना। तो टाउ का यूनिट क्या है, टॉर्क का न्यूटन मीटर है, मतलब जूल उसकी यूनिट हो जाती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रहता है, मास चेंज होता है क्या बॉडी का,
तो क्या चेंज होता है, वेलोसिटी। तो फाइनल के किस पर डिपेंड रहेगी, फाइनल स्पीड। इनिशियल के क्या पर डिपेंड रहेगी, इनिशियल स्पीड, है ना। तो स्पीड जहां चेंज हो रही है वहां पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन देखो रोटेशनल पे कैसे आता है, ए फ्लाई व्हील वॉज रोटेटिंग एट 200 आरपीएम एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, व्हाट इज द वर्क डन। रेस्ट में उसको लेके आए या उसकी स्पीड 100 आरपीएम कर दिया, तो वर्क डन क्या रहेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। तो चाहे रोटेशनल स्पीड रहे चाहे लीनियर स्पीड रहे, जहां स्पीड वैरी हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका सादा सा फॉर्मूला कैसे बनता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाई ए एस। ये हमने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना, ये इधर आ गया तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2 इधर आ गया तो कहाँ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। m से मल्टीप्लाई कर दो सबको, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। एम ए क्या है, फोर्स है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये हो जाएगा वर्क डन। अगर रोटेशनल है तो ये क्या बनेगा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। हाँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, चाहे रोटेशनल रहे चाहे लीनियर रहे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दोनों में सेम अप्लाई हो सकता है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल है, बहुत बार हमने रट लिया इसको, है ना। शॉर्ट में बोल दिया जाए टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन एक बात याद रखो यहां पर, है ना, इसके सिंक कैसे निकलते हैं, इसके फाटे कैसे फूटते हैं। टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उसका पहला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टोटल एनर्जी मतलब क्या, हाँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो एक बॉडी है, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो एक एनर्जी कम होगी एक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। अगर मैंने बोला कि ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, इतनी हाइट से बॉडी गिर रही है, h हाइट है ना, इसका मास m है, तो देखो एनर्जी कन्वर्शन क्या होगा, इस पोजीशन पर यहाँ पर एनर्जी कितनी रहेगी, mgh। यहाँ पर टोटल एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी, ठीक है। अभी यहाँ मिडल में अगर आई बॉडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी v भी रहेगी और यहाँ पर हाइट h1 भी रहेगा, तो यहाँ पर दोनों एनर्जी रहेगी mgh1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है। ग्राउंड पे अगर आ गई बॉडी तो हाँ, यहाँ जो वेलोसिटी से टकरा है वो v हो जाएगा v2, और यहाँ पर h कितना 0, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक के बराबर हो जाएगी, हाफ m v2 स्क्वायर। समझ में आया, एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है, हर जगह टोटल एनर्जी सेम रहेगी। अगर पोटेंशियल 0 तो टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर, अगर काइनेटिक 0 तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर। अब स्पेशल केस देखो, अगर ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन है तो, ऑसिलेटरी मोशन अगर है तो, ऑसिलेशन अगर है तो एनर्जी का कन्वर्शन देखो कैसे होगा। ऑसिलेशन मतलब क्या, मैं बोलता हूं कि उसका आसान एग्जांपल क्या लेने का, पेंडुलम, आसान एग्जांपल उसका पेंडुलम लेने का। ये पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट होगा, इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन ये, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये, ठीक है। जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर v मैक्स रहेगा, v मतलब
पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं इसको ना, वेलोसिटी नहीं, कैपिटल वी, वी मैक्स या पी लिख दो अगर तुमको कन्फ्यूजन होता है तो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक मैक्सिमम, और पोटेंशियल जीरो रहेगी। यहाँ पर वापस पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक जीरो। तो देखो एक ऑसिलेशन अगर हो रहा है, ध्यान दो, यहां से स्टार्ट, यहां गया है ना, फिर यहां पर आया, फिर इधर गया, फिर यहां आया, ये एक ऑसिलेशन हो रहा है। एक ऑसिलेशन में 2 बार पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक जीरो और 2 बार काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, है ना। तो अगर हमने बोला कि एक ऑसिलेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी का कितने बार वेरिएशन हो रहा है मैक्सिमम का, जीरो से 2 बार, काइनेटिक का 2 बार और पोटेंशियल का 2 बार, है ना। तो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उससे डबल रहेगी। समझ में आया क्या बताया मैंने? वी मैक्स 1, वी मैक्स 2, है ना। के मैक्स एक बार जाने के टाइम पे, ऐसे इधर जाने के टाइम पे, दूसरी बार इधर जाने के टाइम पे, तो के मैक्स भी 2 बार। तो याद रखो ऑसिलेशन में एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी जो रहेगी वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहेगी। चाहे पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बोलो, चाहे काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बोलो, ये डबल रहेगी। और इसका एनर्जी डायग्राम कैसे आएगा देखो, ये मीन पोजीशन है यहाँ पर, ये वाली मीन पोजीशन यहाँ पर, ठीक है। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर मैंने बोल दिया, यहां पर जो है ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ए और इधर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निगेटिव ए, ऐसे, ठीक है। तो इस पोजीशन पर जब आएगा, ये इस पोजीशन पर जब आएगा तो इसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। पोटेंशियल यहां जीरो थी, पोटेंशियल यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी, बोल दिया यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वी, और यहां पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के रहेगा मिडल पोजीशन पे, और यहां पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कहां से कहां तक, टोटल से जीरो, जीरो से टोटल, ऐसे जा रही है, कर्व से आएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम और दोनों एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो, तो यहां पर काइनेटिक जीरो, यहां पर काइनेटिक जीरो और यहां पर काइनेटिक मैक्सिमम। तो ये जो डायग्राम बन रही है, ये काय की डायग्राम है, ये एनर्जी वेरिएशन इन ऑसिलेटरी मोशन। ये जो येलो वाला ये कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है ये, और व्हाइट वाला जो ये पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, आगे चले। पावर यहीं पर ले लो, पावर। पावर का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट जहां पर आ गया वहां पर क्या आ जाता है, डिवाइड बाय टाइम आता है, तो यहां पर वर्क डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा, ये पावर बन जाएगा, कैपिटल पी लेंगे हम लोग इसको। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा फिर, वर्क डन का जूल है, जूल पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट, यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं वैट। इसको अगर हमने तोड़ दिया F इंटू एस, तो एस अपॉन टी वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहेगा, है ना। तो P क्या रहेगा, P स्केलर रहेगा कभी भी, पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी।
और अगर रोटेशनल मोशन रहा तो, रोटेशनल मोशन रहा तो टाउ इंटू ओमेगा, है ना, टाउ इंटू ओमेगा रहेगा। और ओमेगा अगर आरपीएम में दिया है तो, रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर दिया है तो कन्वर्शन क्या रहेगा उसका, ओमेगा अगर दिया है आरपीएम, आरपीएम मतलब क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो अपने को क्या में लेना रहता है ओमेगा, रेडियन पर सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन को रेडियन में बनाना है 2 पाई हो गया, मिनट को सेकंड बनाना है तो 60 से। तो इसको अगर ओमेगा को 2 पाई बाय 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड, जो कि हमको यहाँ पर चाहिए। फॉर्मूले में हमको रेडियन पर सेकंड चाहिए, है ना। आरपीएम में लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। पावर का एक यूनिट एचपी भी बोलता है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर एचपी। इसका कन्वर्शन याद रख लो, 1 HP इज इक्वल टू कितना रहता है, कितना वैट, 746 वैट रहता है। वही था जो अभी अपन ने लिखे, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मतलब कैसे, हमको बोला है कि एक धागा है, धागे से अपने एक पत्थर बांध दिया है और वो रोटेट हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पोजीशन पे जब आएगा वो, तो उस पर टेंशन क्या रहेगा, यहाँ पोजीशन पे जब आएगा वो, जब टेंशन या एनर्जी क्या रहेगी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। देखो रोटेटिंग कंडीशन में इस पर फोर्स कितनी लगेगी, यहाँ पर F जो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगी FC। क्या वैल्यू रहती है इसकी FC की, बोलो, mv²/r। यहाँ पर टेंशन रहेगा दूसरा T, ठीक है। इसकी V जो रहेगी वेलोसिटी, वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ रहेगी कभी भी, है ना, ऐसे टेंजेंट रहेगी V। देखो इसका वेट भी कहाँ रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, W इज इक्वल टू mg। इस पोजीशन पर अगर आए अगर, तो FC इधर हो जाएगा, टेंशन इधर हो जाएगा, टेंशन T, और W इधर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आए तो टेंशन और वेट डाउनवर्ड हो जाएगा, टेंशन और W इज इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। और अपवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर FC अपवर्ड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर और इसकी पोजीशन सेम रहेगी, FC T और W, ठीक है। अब जो भी एनालिसिस करना रहेगा, ये कंडीशन सिचुएशन पर से एनालिसिस होगा इसका। क्वेश्चन इस पर आया, सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर रहेगा, कहां रहेगा सबसे ज्यादा टेंशन, बॉटम मोस्ट पोजीशन पर, है ना। क्यों, क्यों, यहां दोनों फोर्स अपोजिंग है उसके, यहां पर T के फेवर में W, है ना, तो T मैक्स यहां पर रहेगा। देखो ये तीन, ये सब जो चारों पोजीशन दी है, इसके डायग्राम पर समझ लेने का ये कौन सा फोर्स किधर जा रहा है ना। फिर वहां पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या न्यूटन्स लॉ जो अप्लाई करना है हम लोग वहां पर कर सकते हैं। बीच की भी सिचुएशन पे हम कर सकते हैं, बीच में कहीं लिया अगर तो, है ना, बीच में लिया अगर कहीं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिए तो
हाँ, ये FC हो जाएगा, ये W हो जाएगा और ये टेंशन हो जाएगा। W को नहीं करना पड़ेगा, यहाँ FC और T को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इधर T हो जाएगा T cos T sin, FC cos FC sin, जो नोन है जो अननोन है इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दूँ वहाँ पर, अपवर्ड डाउनवर्ड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी और कोई पॉइंट बचा है? कोलाइजन, हाँ कोलाइजन इंपॉर्टेंट। कोलाइजन में दो टाइप करे थे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े पिछले चैप्टर में ना। तो यहाँ पर कोलाइजन दो टाइप करेंगे, पहला इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं। तो इन इलास्टिक दो टाइप के हैं, परफेक्टली और पार्शली। परफेक्टली इन इलास्टिक अगर है तो वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा टोटल, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब क्या रहेगा? एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन ऑन द पार्टिकल्स में, है ना। पार्टिकल चपटे चुपटे हो जाएंगे वहाँ टकराने के बाद में, तो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? हाँ, लॉस हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इन इलास्टिक में क्या होगा? पार्शली कंजर्व होगी, पार्शली कंजर्व होगी, ठीक है। इलास्टिक का ज़्यादा आता है हमको। इलास्टिक में दोनों चीज़ें कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। मतलब इलास्टिक कोलाइजन में कुछ लॉस नहीं होगा, है ना। इलास्टिक कोलाइजन में परफेक्टली इलास्टिक अगर बोला गया तो इसका क्या मतलब होगा? बोलो। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी टोटली कंजर्व्ड, टोटली कंजर्व्ड। क्या मतलब वो इसका? हाँ, कोलाइड होने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m(u1 स्क्वायर हाफ m(u2 स्क्वायर) इज इक्वल टू कोलाइड होने के बाद में हाफ m(v1 स्क्वायर प्लस हाफ m(v2 स्क्वायर), ये दोनों इक्वल रहेगा। और वैसे ही मोमेंटम हमने पढ़ा है, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। तो इलास्टिक इन इलास्टिक है ना, दो टाइप के हो गए। इसमें क्वेश्चन इस पर आता है, इलास्टिक कोलाइजन पर। अगर इन इलास्टिक बोला तो उस पर इन इलास्टिक पे क्वेश्चन क्या आएगा? कितना एनर्जी उसमें लॉस हुआ वो दे देगा पहले। अगर बोल दिया फॉर एग्जांपल 30% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ऐसा दे दिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमको दे दिया 30% के लॉस हो गया, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? के इनिशियल, या इसको हम लोग बोलना पड़ेगा के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल इंटू 0.7। 70% ही बचा है ना अभी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बची है? इनिशियल का 70%, 0.7 टाइम्स 30% लॉस हो गया। तो ये इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? के एफ इज इक्वल टू के आई, फाइनल काइनेटिक इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक। इसमें एक टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से इंडिकेट करते हैं। और इसका आसान फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन और अप्रोच किसका? कोलाइड होने से पहले दो पार्टिकल है ना, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। क्या हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक माइनस रहेगा, है ना। हाँ, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर में क्या रहेगा? ये बिफोर हो गया, बिफोर कोलाइजन। और आफ्टर कोलाइजन क्या हो गया? फॉर एग्जांपल ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, v1 v2, ये सेपरेशन हो गया आफ्टर। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? कभी भी
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 माइनस u2। इसमें अगर एक पार्टिकल रुका हुआ है, ट्रेस्ड है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक और फॉर्मूला है। अगर टकराव जो है, एक स्टेशनरी बॉडी है, फ्लोर फर्शी है, और ये बॉल है ना, ये बॉल यहाँ पर इस पर पड़ रहा है और बाउंस बैक हो रहा है। इनिशियल हाइट इसकी थी फॉर एग्जांपल h1, फाइनल हाइट है इसकी h2। कोलाइड होने के बाद में ना, यहाँ भी दो बॉडी का कोलाइजन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक बॉडी जो है टोटली रेस्ट है, बिफोर भी और आफ्टर भी। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 अपॉन h1 हो जाएगा। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास कितना बोल रहा है उसका, 10 ग्राम, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए राइफल सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 50 मीटर। राइफल की कहाँ पर है, 50 मीटर हाइट पर है, और एज अ हॉरिजॉन्टल फायर किया गया उसको फ्रॉम द अबव द ग्राउंड। इफ द बुलेट रीचेज द ग्राउंड विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ध्यान दो क्या पूछ रहा है, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इन द ट्राजेक्टरी ऑफ द बुलेट इज, वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक रहेगा और वर्क डन ड्यू टू बुलेट एक रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा ना। वर्क डन ड्यू टू बुलेट क्या रहेगा, वर्क डन बाय बुलेट, वर्क डन बाय बुलेट रहेगा, उसकी जो एनर्जी हाइट से नीचे आ रही है वो वर्क डन बाय बुलेट रहेगा। लेकिन वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एयर रेजिस्टेंस में जो वर्क डन रहता है वो किस पर डिपेंड रहता है, अरे एयर रेजिस्टेंस कौन सी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये। एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, जितने रेजिस्टेंस है सब कैसे फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ पर डिपेंड रहेंगे ये, है ना। तो अपने को बोल रहा है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, है ना, लेकिन कैलकुलेशन इजी है अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो। कंसेप्ट इसका ये है कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो रहेगा इट इज अ फंक्शन ऑफ पाथ, है ना। और पाथ जो ट्रैवल हो रहा है उसका बुलेट का, तो उसकी वेलोसिटी 1000 से लेके कितनी हो जा रही है, 500 हो जा रही है। मतलब क्या चेंज हो रहा है उसका, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कैलकुलेशन एकदम इजी है, लेकिन हाइट देकर गड़बड़ कर रहे हो, है ना। हाइट में अपन क्या ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे, उसका mgh ले लेंगे, मास भी दे दिया बुलेट का, mgh ले लेंगे, और फिर ग्राउंड पे आ गई वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। तो बोले mgh इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ग्राउंड पर उसकी एनर्जी, डिफरेंस जो रहेगा वो लॉस हुआ, गलत हो जाएगा ऐसा करे तो, है ना। कैसे करना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसे आएगा वो। तो देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की ही वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, याद रखो, इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा के ऑफ बुलेट। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। उल्टा भी करे तो भी चलेगा, है ना, अपने को डिफरेंस ही चाहिए सिर्फ। तो के इनिशियल ज़्यादा था तो के इनिशियल पहले भी ले सकते, कोई इश्यू नहीं। ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अभी देखो यू कितना दिया था इसका, 1000 मीटर पर सेकंड, वी कितना दिया है 500 मीटर पर सेकंड, और मास कितना है बुलेट का 10 ग्राम, मतलब कितना 10 इंटू 10⁻³ मतलब कितना 10⁻² kg। पुट कर दो इसमें, 1/2 m कॉमन आ जाएगा, अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा हाफ m की जगह 10⁻², v की जगह पर क्या आ जाएगा 500 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर, जो जाएगा 1/2 10⁻⁻²। 500 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 25 इंटू 10⁻⁴ माइनस ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁻⁴ की शक्ल में लिखो तो यहाँ कैलकुलेशन प्लस माइनस करने में आसानी रहेगी, है ना। ये 10⁻�6 हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं क्या। तो 10⁻⁴ भी बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर कितना बचा 25 माइनस 100 मतलब कितना -75, तो हो जाएगा -75
बाय 2 इंटू 10⁻², ये वाला, इंटू 10⁴ जो बाहर निकला वो 75 का आधा कितना 37.5। ये कितना बचा 10⁻² बचा, 37.5 इंटू 10⁻² कितना हो गया? हाँ है क्या आंसर? 3750 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। ए फोर्स ऑफ 5 + 3x न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। फोर्स देखो क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x दिया है ना, और बॉडी ऑफ मास 20 kg। along the x displaces it from x = 2 मीटर टू 6 मीटर। बहुत इजी रहता है ये क्वेश्चन। वर्क डन पूछा है, वर्क डन है ना, क्या रहता है वर्क डन हमको मालूम है, W = हाँ x1 to x2 f dx रहेगा। तो f क्या दिया है 5 + 3x दिया है, f बराबर है dx, और x1 कितना 2 से 6 है। कर दो, कुछ भी दम नहीं रहता इसमें। इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x + 3x² / 2, रेंज 2 to 6 लिमिट उसकी, तो हो जाएगा 5 × 6, आगे 3 6² / 2 माइनस 5 × 2, आगे बोलो 3 × 2² / 2, तो हो जाएगा 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 36 बटा 2 18 हो जाएगा, 18 × 2 = 36, 18 दिए नहीं मालूम कितना है, माइनस 5 × 2 = 10 प्लस 2 × 2 = 4 डिवाइड बाय 2, 2 हो गया, 2 × 3 = 6, 6 हो गया, 10 और 6 16, 30 में से 16 गए कितना हो जाएगा 14 + 54 है क्या आंसर? W = 68 जूल है। आए 3 नंबर। 2 balls ऑफ मासेस 2 ग्राम एंड 6 ग्राम, मासेस कितने हैं 2 ग्राम और 6 ग्राम, आर मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 3:1। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 3:1। और इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम पूछा है। कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन लगा दो वहां पर सीधे सीधे, है ना। 2-3 तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो हमको दिया है m1 कितना 2 ग्राम, m2 कितना 6 ग्राम, ठीक है, और K1/K2 कितना दिया है 3/1 दिया हुआ है, और हमने वो पूछा क्या है P1/P2 पूछा है। तो K1/K2 हाफ m1v1² अपॉन हाफ m2v2² इज इक्वल टू 3/1 है, ऐसे दिया है ना। तो देखो 2 तरीका है, चाहे यहां से v1/v2² निकाल लो, m1 m2 की वैल्यू दिया है ना, और फिर मोमेंटम में डायरेक्ट m1v1/m2v2 रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल लो। कैसा करेंगे, कैसे भी करो जैसा समझ में आता है। देखो ये कट हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 2, दोनों ग्राम में, इसलिए दोनों ग्राम में रख सकते हैं, बना ना रेशो लेना है तो v1² अपॉन 6 v2² इज इक्वल टू 3/1, 2 × 2 2 × 6, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1² अपॉन v2² कितना आ गया 9/1 है ना। तो स्क्वायर रूट पूरे का ले लो, v1/v2 कितना हो जाएगा 3/1। हमको पूछा है P1/P2, P1/P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1v1/m2v2। तो m1 दिया है 2/6 और v1/v2 डायरेक्ट अपने पास में है ना 3/1, तो कितना हो गया ये, तो P1/P2 इज इक्वल टू 1:1, 1:1। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, K इज इक्वल टू क्या रहता है हाफ m v² रहता है,
है ना। तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय एम, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एम वी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 एम हो जाएगा। तो एम वी का स्क्वायर मतलब क्या, तो के का रिलेशन मोमेंटम के साथ हमने निकाला है पहले इसको, तो ये भी पुट कर सकते हैं हम लोग इसमें। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। हो गया। 4 नंबर, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। कितना स्ट्रेच किया उसको, 2 सेंटीमीटर, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी, यू होगी। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, कुछ दम है इसमें क्वेश्चन में, दम है क्या, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर इसकी, हाँ, u बाय 5, कैसे, उसको खींच रहे अगर तो एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी उसकी, कम होगी, अरे बढ़ेगी ना, स्टोरेज एनर्जी बढ़ेगी ना। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं जितना दिख रहा है ना, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अगर है, ध्यान दो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी u है। तो अपने को बोल रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रहेगा तो उसका एनर्जी मैंने बोल दिया u डैश अगर, तो u कितना हो जाएगा u का, है ना। हमको फॉर्मूला मालूम है क्या इसका फॉर्मूला, u इज इक्वल टू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो यहां पर हमने पुट कर दिया, अगर एनर्जी u दिया, u रहने दो उसको, और k और x की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर, u इज इक्वल, k की वैल्यू यहां निकालो, u डैश में पुट करो, x मालूम है हमको, है ना, फिर वहां से हमको क्या मिलेगा, u डैश मिलेगा, u की शक्ल में, हाँ नहीं आएगा, कैसी क्या क्रॉस करेंगे, वही तो 5 आ जाएगा ना, x अगर 2 सेंटीमीटर को u, तो 10 सेंटीमीटर को कितना, ऐसा कर रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर को कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना, x के स्क्वायर के साथ में u चेंज होता है, यहां ध्यान दो, समझ में आ रहा है, x के साथ में डायरेक्ट चेंज नहीं है। तो यहां u के पहले फॉर्मूले से k निकलेगा, देखो ये क्या बनेगा, हाफ k इंटू कितना हो जाएगा, ये 4, 2 2 4, 2k हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, u अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखो u डैश क्या आ जाएगा, हाफ k, इसको x डैश बोल देते हैं अपन, x डैश स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ k की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, u बाय 2, x डैश कितना है, देखो आंसर ध्यान दो, आंसर अगर जूल में रहता तो सेंटीमीटर में कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे हम लोग, है ना, हमको यू की शक्ल में पूछा इसलिए हम लोग पूरा वैसी की वैसी पुट कर दे रहा दोनों जगह। अगर आंसर जूल में रहता सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। ये कितना हो गया, u बाय 4, ये कितना हो गया, 4 का 4, 25 चौक 100, कितना हो गया u डैश, समझ में आया क्या, है ना, नहीं तो अपन क्या बोल रहे थे 5। An electric pump is used to fill an overhead tank of capacity 9 cubic meter. इलेक्ट्रिक पंप मतलब क्या, पानी की मोटर है, फिल ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी कितनी, 9 क्यूबिक मीटर, मतलब कितना लीटर या कितना केजी, 1 क्यूबिक मीटर मतलब कितना केजी, कितना केजी, 1 क्यूबिक मीटर मतलब कितना केजी, 10,000, 1000, बहुत बार यूज किया अपन ने, उसके बाद भी गड़बड़ करते हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर या 10⁻³ केजी लेते हैं, तो कितना है ये 9 क्यूबिक मीटर है। तो मास कितना आ जाएगा इसका, मास मतलब क्या 9 × 10⁻³ केजी आ जाएगा। इतना मास ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, कैप्ट हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर हाइट पर शिफ्ट हो रहा है इतना मास, बराबर है क्या, एच इज इक्वल टू 10 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ द पंप टेक्स 5 मिनट्स, टाइम कितना लगता है 5 मिनट लगते हैं ना, टी इज इक्वल टू कितना 5 मिनट, सेकंड में कर दो इसको, कितना सेकंड हो गया 300 सेकंड हो गया टी। आगे चलो, फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग 10 किलोवाट, कितना ले रहा है वो, पावर कितना ले रहा है 10 किलोवाट ले रहा है ना, टी 10 किलोवाट। द इफिशियंसी ऑफ द पंप शुड बी, इफिशियंसी मतलब क्या, इफिशियंसी मतलब क्या,
फॉर्मूला लिखा है सब, हमने रेगुलर में बहुत यूज किया इसको। हाँ, आउटपुट अपॉन इनपुट, जिस चीज की इफिशियंसी मालूम करना है उसका आउटपुट और उसी का इनपुट। यहां पावर की इफिशियंसी मालूम करना है तो पावर का आउटपुट अपॉन पावर का इनपुट। देखो उसको 10 किलोवाट पावर लग रहा है, उतना कंज्यूम कर ले रहे हैं ना, मतलब ये पावर कौन सा हो गया, इनपुट पावर हो गया। और आउटपुट मतलब वो कितना दे रहा है पावर, अपने को कितना दे रहा है, इतना पानी ऊपर चढ़ा रहे हो, है ना। अभी देखो यहां पर मोटर है, यहां पर मोटर है, यहां ओवरहेड टैंक है। अब ये इतनी ऊपर चढ़ा रहा है पानी 10 मीटर, 10 मीटर, तो ये इतना वर्क डन हो रहा है ना, इतना वर्क डन हो रहा है। और इसका कितना पावर लग रहा है, पावर इनपुट 10 kW लग रहा है, और जो वर्क होगा दैट इज आउटपुट। तो कितना वर्क होगा, वर्क डन कितना होगा बोलो, यहां से यहां तक इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। m कितना, g कितना, g 10 दिया है देखो, h कितना, h भी 10 है, कितना हो गया 10⁵, ये काय में आ जाएगा, लेकिन इनपुट पावर चाहिए अपने को, है ना। नहीं इनपुट नहीं, आउटपुट रहेगा ना, वर्क डन आउटपुट रहता है ना कभी भी। तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा फिर, W आउट अपॉन टाइम। कितने टाइम में हुआ ये वर्क, 300 सेकंड में हुआ, तो P आउट कितना हो गया, यहां से 2 जीरो अलग कर देता हूं मैं, 900 हो जाएगा, यहां 10⁻³ बचा, यहां 300 हो गया, ये कितना हो गया 3 × 10⁻³ वैट। तो कितना हो जाएगा ये 3 किलोवाट। देखो 10 किलोवाट पावर खा रहा है वो वाटर पंप, और आउटपुट कितना दे रहा है 3 किलोवाट। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, P आउट अपॉन P इन इंटू 100। P आउट है 3, अंदर जा रहा है 10 तो 100, कितना हो गया, हाँ कहाँ है क्या, हाँ आगे चलो। मैन डज ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकंड। एक आदमी एक काम जो है कितनी देर में करता है 10 सेकंड में। अनदर मैन डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 20 सेकंड। कितनी देर में करता है दूसरा आदमी, अपने जैसा है थोड़ा वो, है ना, 10 सेकंड का काम 20 सेकंड में करने वाला। तो द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर ऑफ फर्स्ट मैन टू द सेकंड मैन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो। कम टाइम में जो कर रहा है उसको ज्यादा पावर लगेगा, ज्यादा टाइम में जो कर रहा है उसको पावर लगे, कम टाइम वाले को ज्यादा पावर लगे। हाँ, तो क्या रेशियो बनेगा फिर, ज्यादा पावर लगेगा मतलब उसका पावर ज्यादा रहेगा, है ना। कितना कितना ज्यादा रहेगा, जितना गुना टाइम कम ले रहा है। अभी देखो मैन वन का अगर पावर अपन ने बोला P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 अपॉन T1। तो ये कितना हो गया W1 जो भी है अपॉन T1 कितना 10। मैन 2 का हो जाएगा P2 मतलब कितना, जो भी वर्क है वही वर्क कर रहा है, वो भी T2 टाइम ले रहा है वो, W अपॉन 20। तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा W अपॉन 10, W अपॉन 20। तो क्या हो जाएगा W कैंसिल, 10 20 ऊपर चला जाएगा। क्या रेशो आ गया, जाहिर सी बात है जो आधे टाइम में कर रहा है उसका पावर डबल रहेगा, है ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 1 सेकंड में आंसर। ये क्वेश्चन देखो, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग, मास कितना है उसका m इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 फोर्सेस F1 एंड F2, 2 फोर्सेस F1 एंड F2। द नेट पावर ऑफ द सिस्टम इज, पावर पूछा है, कैसे करेंगे। पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम। यहां पर वर्क डन आ सकता क्या, यहां वेलोसिटी दिया है
फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, पावर पूछा है ना, P इज इक्वल टू और मल्टीपल फोर्सेज है सिग्मा F इंटू वी, तो क्या हो जाएगा फिर ये पावर, सिग्मा F मतलब क्या लेना पड़ेगा, हाँ M1 क्या, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 क्यों, क्वेश्चन की वर्डिंग पर ध्यान दो। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं रहता तो क्या होता, एक्सीलरेशन रहता उसमें। कंसेप्ट देखो, याद रखा करो, मैंने कितनी बार बताया, जहां फोर्स रहेगा वहां एक्सीलरेशन रहेगा, स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी नहीं। स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब क्या हो गया, वो इनर्शियल फ्रेम हो गया। वो इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, जस्ट लाइक रेस्ट, बताया था ये। फिर एक वर्ड डाल दिया कि आपने को दिमाग काम नहीं करता अपना, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो है वहां पर, सिग्मा F जीरो है वहां पर, समझ में आया। यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब रहता है कि नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो एक्सेलरेशन रहता। अब नेट फोर्स जीरो तो पावर कितना हो जाएगा, फिगर उगर दे दिया घुमाने फिराने के लिए ना, कि देखते हो फिगर के अंदर इन्वॉल्व रहो ऐसा। ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जरा इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो ये वाले क्वेश्चन पे। ए ब्लॉक सी ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट। ब्लॉक सी का मास कितना है, m है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, ये वाला ब्लॉक है ना। एंड कोलाइड्स इलास्टिकली, कैसे कोलाइड हो रहा है, इलास्टिकली, क्या मतलब होता है इसका, दोनों कंजर्व होगी। विथ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए से टकरा रहा है वो इलास्टिकली, और ब्लॉक ए का भी मास कितना है, m है, एंड कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 2m। इसका मास 2m है और इसका मास m है, इसका भी मास m है, ठीक है। और m और 2m जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है थ्रू स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है। व्हाट इज k इफ x नॉट इज कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है, x नॉट है, तो अपने को क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू क्या रहेगी। वेलोसिटी ऑफ a एंड b सेम रहेगा, a और b की वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब अगर मैंने बोल दिया इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v रहेगी। क्वेश्चन जितना दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड उतना कुछ है नहीं। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका टोटल मोमेंटम और पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम, या इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी, है ना। टोटल काइनेटिक नहीं रहेगी, वहां दो एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी रहेगी, क्योंकि उसमें कंप्रेशन बोल रहा है कितना है, एक्स नॉट कंप्रेशन है, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ध्यान दो क्या बता रहा हूं मैं, इसकी टोटल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन ये सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो के ई K1 प्लस K2 प्लस U, ये टोटल एनर्जी आफ्टर कोलाइजन रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी बिफोर, टोटल एनर्जी आफ्टर, ये कोई क्या। और दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, इसका मोमेंटम और ये दोनों का मोमेंटम, है ना। स्प्रिंग का मोमेंटम नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, स्प्रिंग का मास नहीं लेते अपन, है ना। मोमेंटम के लिए दो शर्त है, मोमेंटम में मास भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, तो दोनों के साथ तो स्प्रिंग मूव हो रही है, लेकिन उसका मास निग्लिजिबल लेना पड़ता है। इसके लिए इसका मोमेंटम नहीं रहेगा, मोमेंटम सिर्फ इस दोनों का लेना पड़े। करेंगे क्या, देखो कैसे आएगा ये, फिगर निकालने की जरूरत है क्या, निकाल लो अगर क्वेश्चन लिखे होंगे तो। टोटल एनर्जी बिफोर कोलाइजन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी बिफोर कोलाइजन, बोलो, के हो जाएगा हाफ, या के इनिशियल बोल दो उसको, हाफ m v नॉट स्क्वायर। मास उसका क्या है, m है, और स्पीड क्या है उसकी, v नॉट है। टोटल एनर्जी आफ्टर कोलाइजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के
इसमें ब्लॉक के नाम दे दो, के ए प्लस के बी, ऐसा दे दो उसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये टोटल एनर्जी रहेगी। समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है अपने को, दोनों एनर्जी इक्वल हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, के ए की हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के बी 2m, इसकी भी वेलोसिटी सेम दिया है ना दोनों की, प्लस स्प्रिंग का एनर्जी बोल दो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब इस पूरे खेल में हमको ये के कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? तो इसकी पूरी चाबी क्या है, ये चाबी है इसकी, कोलाइड्स इलास्टिकली, पूरे क्वेश्चन की चाबी है वो। इलास्टिक कोलाइजन रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ एम कॉमन निकल जाएगा, या हाफ एम अंदर क्या बचा यहां दोनों में, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर है क्या? नहीं, यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर बचेगा ना इधर। यहां हाफ एम निकल गया तो यहां कितना बचा, 2 और वी स्क्वायर बचेगा, ये सही है क्या? प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, हाफ एम इंटू 3v स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये किसके बराबर है? कुछ कर सकते इसमें भी, कुछ कर सकते हैं? यहां पर देखो वी नॉट है या वी ए, कुछ नहीं कर सकते अभी, जब तक वी नॉट और वी के रिलेशन नहीं आएगा। वो कहां से आएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो P इनिशियल कितना रहेगा मोमेंटम, m v नॉट, और फाइनल कितना रहेगा, m v प्लस 2mv। सही है क्या? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2mv और mv 3mv, और यहां पर m v नॉट, m कैंसिल, v की वैल्यू रख जाएंगे। देखो फाइनल आंसर सब v नॉट की शक्ल में है, तो v को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको, है ना? हाँ, तो v इज इक्वल टू v नॉट बाई 3 हो जाएगा। तो यहां पर पुट कर दो, ये पूरा v नॉट एक तरफ आ जाएगा, k की वैल्यू निकालना है, x नॉट डिवाइड में चला जाएगा। करेंगे? करो फास्ट एकदम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलाइजन की वजह से। इसको इक्वेशन 1 अगर बोल दिए तो यहां पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ऐसी रहेगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ एम, या 3 पहले ले लो इधर, थ्री बाई टू एम, वी की जगह क्या लिख देंगे अपन, वी नॉट बाई 3 का स्क्वायर, वी स्क्वायर है नहीं, प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9, तो 3 का 3, 3 3 9, तो कितना आ गया ये, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 6 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और इधर क्या है, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 है इधर। देखो ये एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना? फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा और एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, के मिल जाएगा, तो हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इधर बचा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी हो जाएगा 3 mv0² माइनस mv0² इज इक्वल टू हाफ kx0²। तो कितना हो जाएगा ये 2mv0² बाई 6 इज इक्वल टू हाफ kx0²। 2 1 2 2 3 6, ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा और x0² इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो k कितना आ जाएगा फिर 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 mv0² है क्या ये आंसर, mv0² x0²। ये इक्वेशन क्या है ये वाली, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 2 कंडीशन रहेगी इसमें, कौन कौन सी 2 कंडीशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास। काय की वजह से, कोलाइड्स इलास्टिकली की वजह से। हो गया, चलो आगे। फॉर ए सिस्टम टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग ए कोलाइजन, द कंडीशन इज, क्या कंडीशन रहना चाहिए बोल रहे हो, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम फाइनाइट एंड टाइम ऑफ कोलाइजन इज नेग्लिजिबल, टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। क्या कंडीशन रहना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, बोलो। पहली कंडीशन देखते हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। अगर 0 नहीं रही, समझ लो, है ना, पूरे सिस्टम पर अगर 0 फोर्स नहीं रही तो इसका क्या मतलब होगा, एक्सीलरेशन रहेगा वहां पर। एक्सीलरेशन अगर रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं रहेगी, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहने का सवाल ही नहीं आता, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो समझ में आया क्या, तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी तभी मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि मोमेंटम खेल का है, वेलोसिटी का है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब रहेगी, कांस्टेंट कब रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स 0 रहना चाहिए, बराबर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम फाइनाइट, फाइनाइट मतलब वैल्यू रहेगी उसकी, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, नहीं रहना चाहिए उसकी वैल्यू। टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। देखो मोमेंटम में इंटरनल फोर्स का ही खेल रहता है ना, एक्सटर्नल फोर्स 0 रहना चाहिए। हम लोग ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एंड इट ब्लास्ट एट टॉप मोस्ट पोजीशन, है ना, क्यों ब्लास्ट होता है वो, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ब्लास्ट होता है ना। वैसे ही कल परसों अपन ने क्वेश्चन किया था, ए बॉम्ब ब्लास्ट इनटू 3 पीसेस, है ना, तो बॉम्ब कैसे ब्लास्ट होता है, बाहर से फोर्स आती है क्या, नहीं, इंटरनल फोर्स ब्लास्ट करती है ना। तो इंटरनल फोर्स अगर 0 नहीं है तो भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाई रहता है, और इंटरनल फोर्स 0 रहे या नॉन 0 रहे उससे कोई लेना देना नहीं। इंटरनल फोर्स अगर 0 रहेगी तो जो पार्टिकल रहेगा वो टूटेगा ही नहीं, बराबर। तो फिर टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, ये जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है, तो फिर कौन सी कंडीशन जरूरी है, 1 ओनली। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितने मुश्किल रहते हैं ना। ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v ब्रेक्स अप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देखो वही चल रहा है यहां पर, है ना, बॉडी चलते चलते ब्रेक होगी 2 इक्वल पार्ट में, और ये इक्वल पार्ट में जब ब्रेक होती है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है, सिर्फ इंटरनल फोर्स रहता है ना, और एक्सटर्नल फोर्स आया तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, मोमेंटम डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब, कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा वहां। ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या थी उसकी, ब्रेक्स अप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में वो टूट गई। वन ऑफ द पार्ट रिट्रेसेस बैक, एक पार्ट जो रहेगा उसका क्या कर रहा है, रिट्रेसेस बैक विथ वेलोसिटी v। एक पार्ट जो है जैसा चलते चलते टूटी अगर, तो एक पार्ट क्या हुआ, उतनी वेलोसिटी से पीछे आने लगा, रिट्रेसेस बैक विथ वेलोसिटी v, ऐसे पीछे आने लगा। तो अपने को क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, जो अदर पार्ट है 2 इक्वल पार्ट में है ना, ऐसा चलते चलते क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट में वो एक पीछे आने लगा, तो दूसरा जो आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी पूछा है अपने। कुछ भी पूछे अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसी एक बॉडी थी, मैंने बोल दिया इसका मास जो था कुछ तो भी m था, और इसकी वेलोसिटी क्या दिया था, v दिया है।
अब ये क्या हुआ, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया ऐसे, एक पार्ट ऐसे हो गया, एक पार्ट ऐसे होगा, तो मास क्या हो गया इसका m/2 हो गया। इसकी जो वेलोसिटी है एक की वो कितनी हो गई, रिटर्न रिवर्स डायरेक्शन में v होगी। तो अपने को पूछ रहा है, अगर मैंने इसको बोल दिया v डैश बोल दिया, तो अपने को ये पूछ रहा है v डैश क्या रहेगा। तो ये कंडीशन जो है बिफोर कोलाइजन की है और ये आफ्टर की है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या रहेगा, यहाँ बिफोर कोलाइजन p इनिशियल हो जाएगा, आफ्टर कोलाइजन p फाइनल हो जाएगा। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल क्या है mv, फाइनल क्या हो जाएगा m/2 इंटू माइनस v है ना, प्लस m/2 इंटू v डैश पूछा है, तो क्या हो जाएगा माइनस mv/2 प्लस mv डैश बाय 2, ये mv, ये इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस वाला, तो mv डैश बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mv प्लस mv/2। तो कितना हो जाएगा ये 1 mv और ये आधा mv, कितना हो जाएगा 1.5 mv हो जाएगा, 3/2। यहां पर क्या है mm कैंसल, अपॉन टू भी कैंसल, v डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 3v, आई कैंसर। अच्छा 3v कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, 3v 2 जगह आंसर, अपन ने इसको फॉरवर्ड लिए थे ना और प्लस ही आया आंसर, तो डायरेक्शन अपना सही है। ठीक है क्वेश्चन, 4 स्मूथ स्टील बॉल्स ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट आर फ्री टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। 4 स्टील बॉल्स है और सबका मास कैसा है इक्वल है, और सब कैसे है रेस्ट पे, लेकिन फ्री टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है कुछ भी वहां पर है ना। द फर्स्ट बॉल इज गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। पहला जो बॉल था उसको वेलोसिटी कितनी दिया 0.4 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स अहेड ऑन विद द सेकंड वन इलास्टिकली, कोलाइड्स हेड ऑन विद द सेकंड वन इलास्टिकली, दूसरे बॉल से वो टकरा रहा है इलास्टिकली, है ना। तो क्या होगा हमको मालूम है सेम मास रहता है और टकराता है एक रेस्ट में, तो स्पीड एक्सचेंज हो जाती है। द सेकंड वन सिमिलरली विथ थर्ड वन एंड सो ऑन, 1 2 3 और चौथा भी था, तो उसको क्या किया, चौथे को क्या किया, फर्स्ट बॉल इज गिवन वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी दिया कितनी, इसको दिया m को v इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। जब भी ऐसा होता है कि दो बॉडी इक्वल मास की रहे, एक रेस्ट में रहे, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो क्या होगा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। अब ये इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.4, ये इससे टकराया, सबके मास इक्वल है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.4, इसकी वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ लास्ट बॉल विल ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास कितना है उसका 10 kg, मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, मूव हो रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे मूव हो रही है वो। इफ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान दो है ना, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इज, क्या पूछा है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इज, कैसे करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन बराबर, और फ्रिक्शन किधर लगता है अपोजिट में लगता है, तो बॉडी का मास कितना बोल रहा है 10 kg, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बराबर। अपने को बोल रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जबकि बॉडी कितना मूव हो रही है, बॉडी कितनी मूव हो रही है 2 मीटर मूव हो रही है, यहां से यहां की बॉडी, कितना रहेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी से कम मूव होगी, वो कम मूव होगी, बोलो अभी बताया ना, नेट फोर्स 0 रहेगा उसमें,
सिग्मा एफ क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां पर बोलो वर्क डन क्या रहेगा, सिग्मा एफ इंटू 2, बराबर है। सिग्मा एफ क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। सिग्मा एफ 0 मतलब क्या, तो एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स है 10 न्यूटन, उतना ही फ्रिक्शन चाहिए, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा वो, बराबर है। तो फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया, ये भी 2 मीटर इधर जा रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, कितना हो गया, है क्या आंसर।